कोई काम तभी तक असंभव लगता है जब तक उसको किया नहीं जाता। तो दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। दोस्तों, हम लोग भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन किया था प्रायद्वीपीय पठार की। और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग 5 भाग में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें पहला हमने बताया था क्या भाई, केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा हमने बताया था पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। और तीसरा हमने बताया था उत्तरी पूर्वी पठार, या जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मेघालय का पठार। और चौथा क्या था भाई, यहाँ दक्कन पठार, चौथा था दक्कन पठार। और पांचवा था दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र। अरे बोलो क्या था, दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र था। ठीक, ये 5 स्ट्रक्चर को हमको पढ़ना था प्रायद्वीपीय पठार को बांट करके। ठीक, अब इस 5 स्ट्रक्चर के अंतर्गत आज हम लोग पहला अध्ययन करेंगे केंद्रीय उच्च भूमि की। किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, केंद्रीय उच्च भूमि को। और यह जो केंद्रीय उच्च भूमि है, इसको भी 5 भागों में डिवाइड करेंगे फिर से, है ना। कौन कौन सी श्रेणियों के रूप में डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिएगा। जो केंद्रीय उच्च भूमि है, इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले अध्ययन करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी की। किसकी भाई, अरावली श्रेणी की। दूसरे नंबर पर अध्ययन करेंगे मालवा पठार की, मालवा पठार की। फिर तीसरे नंबर पर अध्ययन करेंगे हम लोग बुंदेलखंड या बघेलखंड पठार की, बुंदेलखंड पठार की। और चौथे नंबर पर अध्ययन करेंगे हम लोग कहाँ गया जी, हाँ, विंध्याचल श्रेणी या फिर विंध्यन श्रेणी की, है ना, विंध्यन श्रेणी की या फिर विंध्याचल श्रेणी की। अब 5वें नंबर पर अध्ययन करेंगे हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। किसकी भाई, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की, है ना। देखिए, यहाँ से प्रश्न लगातार बनते हैं और सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बनते हैं, है ना। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी पीछे लेक्चर्स दिए गए हैं, जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है, उन सारे ही वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखिए, मेरा चेहरा थोड़ा सा ब्लैक आ रहा होगा, डार्क आ रहा होगा। चेहरे से क्या होता है यार, सारा फोकस यहाँ पर है। कहाँ पर, बोर्ड पर, है ना, व्हाइट बोर्ड पर है। तो आपका फोकस बोर्ड पर होना चाहिए। जानबूझ के मैंने सारा का सारा फोकस यहाँ रखा हुआ है ताकि आपको ये चीज दिखे, जो काम की वो चीज दिखे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अध्ययन करने वाले अभी हम किसका, अरावली पर्वत श्रेणी और मालवा पठार की। इस वीडियो में हम लोग अरावली पर्वत श्रेणी और मालवा पठार के अध्ययन करेंगे। फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें बुंदेलखंड पठार, विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी की बात करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की। अरावली पर्वत श्रेणी, सबसे पहले आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो अरावली पर्वत श्रेणी, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि भारत में, या फिर प्रश्न दे देगा कि निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है, तो उसमें अरावली रहती है। तो क्या भाई, अरावली सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। कैसा है भाई, सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। क्लियर। अगर पूछता है कि अरावली का निर्माण कब हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरे बोलो कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है भाई, तो अरावली का विस्तार गुजरात के पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक है। कहाँ तक भाई, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तक, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक है। क्लियर है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक है। अगर पूछा जाए कि अगर गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है भैया 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। अगर यह गुजरात से दिल्ली तक विस्तृत है तो क्या इसके बीच में अन्य राज्य भी आते हैं, या फिर अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ दे दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रेणी कितने राज्यों से गुजरती है, या फिर कितने राज्यों में इसका विस्तार है, तो ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात राज्य में है, राजस्थान राज्य में है, हरियाणा राज्य में है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक, यानी कि 1, 2, 3, ये 3 राज्य में है और एक केंद्र शासित प्रदेश में विस्तृत है। कौन भैया, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि अगर भैया 4 राज्यों में है तो इसकी सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो अरावली पर्वत का जो सर्वाधिक लंबाई है वो कहाँ है भाई, राजस्थान राज्य में है। कहाँ है, राजस्थान राज्य में है। आइए, ये जो 5 स्ट्रक्चर है, देखिए इसको मैंने मैप पे बनाया हुआ ही है ना। तो इसमें हम लोग समझते हैं और देखते हैं। देखिए,
अच्छा, अगर देख रहे होंगे तो ये वाला जो भाग है, ये लिखे हैं यहाँ से लेकर पूरा ये नीला वाला जो बना है, ये नीला वाला जो स्ट्रक्चर बना है, ये आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली है। क्या भाई? दिल्ली। अब यहाँ गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक विस्तृत है, लेकिन इसके बीच में देख रहे होंगे कि मैंने कई जगह काले रंग से रंगा हुआ है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है, क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी है, यानी अरावली भी क्या है? ढेर सारे पर्वतों का समूह है। तो भाई यहाँ पर राजस्थान राज्य में ही उदयपुर के पास, इसको किस नाम से जानते हैं अरावली को? जरगा पहाड़ी के नाम से। किस नाम से दोस्तों? जरगा पहाड़ी के नाम से। कहाँ पे? उदयपुर जिले के पास। राजस्थान में उदयपुर जिले के पास क्या कहते हैं? जरगा पहाड़ी कहते हैं। और उदयपुर के टोडगढ़ जिले के पास क्या कहते हैं? इसको मारवाड़ पहाड़ी कहते हैं। और उसके बाद सिरोही जिले के पास क्या कहते हैं भाई? माउंट आबू पहाड़ी कहते हैं ना। आपसे कई बार पूछा जाता है कि माउंट आबू पहाड़ी कहाँ है, तो राजस्थान राज्य में है। जरगा पहाड़ी कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। मारवाड़ कहाँ है? ये भी राजस्थान में है। हर्षनाथ पहाड़ी कहाँ है? ये भी भैया कहाँ है? राजस्थान राज्य में ही है। अच्छा, कहाँ है भाई? किस जिले के समीप है? अलवर जिले के पास है। कहाँ है? अलवर के समीप है। कौन? हर्षनाथ पहाड़ियाँ। ठीक। उसके बाद दिल्ली के समीप जब आप जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं भाई? दिल्ली रिज कहते हैं। जब दिल्ली के समीप पहुंचेंगे आप तो अरावली पर्वत को क्या कहते हैं? दिल्ली रिज कहते हैं। और ठीक दिल्ली में इसी अरावली पर्वत पर रायसीना पहाड़ी स्थित है। क्या भाई? रायसीना पहाड़ी स्थित है। और यह जो रायसीना पहाड़ी है, इसी पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। क्या स्थित भाई? राष्ट्रपति भवन। या फिर कह लीजिए जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारक हैं वो सारे कहाँ हैं? किस पहाड़ी पर है? रायसीना पहाड़ी पर ही हैं। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन तैयार किया था किसने किया था, वो थे लुटियंस महोदय। ठीक है, ये ब्रिटिश थे। इनका नाम क्या था? लुटियंस था। कई बार तो आपसे पूछा जाता है कि भाई राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? लुटियंस महोदय ने। संसद का डिजाइन किसने तैयार किया? लुटियंस महोदय ने। और भाई ये जो आपका राष्ट्रपति भवन है किस पहाड़ी पर है? रायसीना पहाड़ी पर है। रायसीना पहाड़ी कहाँ है? दिल्ली में है। और रायसीना पहाड़ी किसका हिस्सा है या फिर किस पर्वत श्रेणी पर है? तो रायसीना पहाड़ी अरावली श्रेणी पर है। अरे बोलो किस पर है? अरावली पर्वत श्रेणी पर है। क्या इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। तो भाई ध्यान रखिएगा, जरगा पहाड़ी उदयपुर में, मारवाड़ पहाड़ी टोडगढ़ जिले में, माउंट आबू पहाड़ी कहाँ है भाई? सिरोही जिला में। और हर्षनाथ है अलवर जिला में। दिल्ली रिज है दिल्ली के समीप। अब ध्यान रखिएगा, ये जो माउंट आबू पहाड़ी है, यहीं पर एक मंदिर है ना? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में। क्या भाई? यहीं पर एक मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। मैं हट जा रहा हूं, जिसको पहले स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? कई बार शिकायत रहती है आप लोगों की, स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया करिए। ठीक है, चलिए। तो ये जो माउंट आबू पहाड़ी है, यहीं पर क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक, पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? तो भाई इसी माउंट आबू पहाड़ी में स्थित है। और उसका नाम है भाई, उसका नाम है गुरु शिखर। अरे बोलो क्या है? गुरु शिखर, है ना? क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है ना? किस पहाड़ी में स्थित है भाई? माउंट आबू पहाड़ी में स्थित है। और इसी माउंट आबू की पहाड़ी क्या स्थित था भाई? हमने अभी बताया, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा मंदिर भाई? जैन मंदिर। किसका? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अरे बोलो क्लियर है? वेरी गुड। ये हो गया आपका अरावली पर्वत श्रेणी। अभी ये जो अरावली है, इसके पश्चिमी भाग से एक नदी निकलती है, लूनी नदी, है ना? जो आ करके कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो हमने लिखा हुआ है कि इसके पश्चिमी भाग से, किसके भाई? अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग से लूनी नदी का उद्गम होता है। किसका भाई? लूनी नदी का उद्गम होता है, लूनी नदी का। क्लियर है? और ये जो लूनी नदी है, अगर पूछा जाता है किस पहाड़ी से निकलती है, तो लूनी नदी अरावली पर्वत श्रेणी के जिस पहाड़ी भाग से निकलती है, उस पहाड़ी भाग का नाम क्या है भाई? नाग पहाड़ी। अरे बोलो क्या है? नाग पहाड़ी है। क्लियर? और यह नाग पहाड़ी किस जिले में स्थित है? अजमेर जिले में। अरे बोलो किसमें? अजमेर जिले में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो लूनी नदी है, ये अरब सागर में अपना मुहाना नहीं बनाती है। मुहाना तो अरब सागर में ही बनाती है। अब कहेंगे दो बात बोल रहे हैं। देखिए, ये क्या है? जो लूनी नदी है, अंतः अपवाह नदी है।
जब कक्ष के रण में जाती है तो वह दलदली क्षेत्र है, और ये क्या होती है, कक्ष के रण में ही विलीन हो जाती है ना, विलीन हो जाती है। उसके बाद क्या होती है भाई, जमीन के अंदर अंदर ही प्रवाहित होते हुए जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ एकदम गांव घर का, जो गांव से होंगे वो गन्ने का खेत जानते हैं, गन्ने का खेत भरते, जब उसमें पानी भरते हैं आप, पहली बार तो आपने गन्ने को बोया, उसके बाद आपने काट लिया, लेकिन फिर उसमें क्या करते हैं, खादों का छिड़काव करते, रसायन खाद का छिड़काव करके फिर हम जब पानी भरते हैं तो उसको हम लोग गाँव में पेड़ी कहते हैं। अब जब उसमें आप पानी भरते हैं तो जो पानी है अंदर अंदर, चूंकि उसमें चूहा और अन्य जो जीव जंतु हैं इतना अंदर ही अंदर क्या करते हैं, चाल देते हैं कि पानी क्या होता है, अंदर ही अंदर पूरे खेत में पहुंच जाता है, लेकिन हमको ऊपर से दिखाई नहीं देता। जब आप अचानक सोचते कि यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं पहुंचा, जब देखने जाते तो आपका पैर धंस जाता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि पानी क्या होता है, अंदर ही अंदर पूरे खेतों में पहुंच जाता है, यानी अंतः रूप से क्या होता है, हर जगह पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार से लूनी नदी जब कक्ष के क्षेत्र में पहुंचती है, कक्ष के रण वाले क्षेत्र में पहुंचती है, तो वहां पर क्या होती है, विलीन हो जाती है कक्ष के रण में। और जब कक्ष के रण में ही विलीन हो जाती है, इसीलिए हम कहते हैं लूनी नदी अंतः अपवाह नदी का उदाहरण है, यानी कि आंतरिक रूप से अपवाह होते हुए जाकर के अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अरावली पर्वत श्रेणी। आई होप आप सबको अरावली पर्वत श्रेणी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार 1 मिनट लेके रिपीट कर लेते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक था, दिल्ली तक है। लंबाई 800 किलोमीटर है। यह 3 राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में विस्तृत है और एक केंद्र शासित दिल्ली में विस्तृत है। ठीक, सर्वाधिक लंबाई राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उदयपुर में जरगा पहाड़ी, टोटगढ़ में मारवाड़ पहाड़ी, सिरोही जिला में माउंट आबू, और माउंट आबू पर ही अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। अच्छा, गुरु शिखर की ऊंचाई तो हमने बताया नहीं। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। अरे बोलो कितना, 1722 मीटर। ठीक है, उसके बाद यही जो माउंट आबू पहाड़ी है, इसी के पास क्या स्थित है भाई, इसी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और अलवर जिले के पास स्थित है हर्षनाथ पहाड़ी, और उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली के पास इसको क्या कहते हैं, दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। और इसी पहाड़ी को, इसी पर्वत श्रेणी को दिल्ली में रायसीना पहाड़ी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि रायसीना पहाड़ी अरावली पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, जिस पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है। क्लियर दोस्तों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार, कौन सा भाई, मालवा का पठार। अब यह जो मालवा का पठार है, इसका विस्तार किन राज्यों में है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। अरे बोलो कहाँ, देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ठीक ऊपर राजस्थान और नीचे मध्य प्रदेश। तो इसका विस्तार कहाँ है भाई, मालवा पठार का मध्य प्रदेश में और राजस्थान राज्य में है। और किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है, अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, ऊपर अरावली पर्वत श्रेणी है और नीचे क्या है भाई, विंध्याचल, भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। बात समझ रहे हैं ना आप, ध्यान दीजिएगा। कहा गया, हाँ, अगर पूछे कि भाई इसका विस्तार किन राज्यों में है, तब आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। लेकिन अगर पूछता है किन 2 श्रेणियों के बीच में स्थित है मालवा पठार, तो अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है क्या भाई, मालवा का पठार। ठीक है दोस्तों, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी जब व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा दुख होता है। कितना मेहनत करने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। फालतू की चीज़ें लोग बहुत देखते हैं, लेकिन जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, जो आपको जीवन में सफल बनाने वाली चीज़ें होती हैं, उस पर लोग ध्यान बड़ा कम देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर अंदर से हिम्मत आती है, नहीं, छोड़ना नहीं है, लेके चलना है। अभी बीच में 1-2 बार चालू किए थे जब अपना यूट्यूब चैनल, तो 1-2 बार ऐसा होता है, हताशा आ जाती है, लोग छोड़ भी देते हैं। मैंने भी छोड़ा था 1-2 बार, लेकिन अभी पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हो चुके हैं हम कि अब तो नहीं छोड़ना है। तो आप लोग लगे रहिए और मेहनत से लगे रहिए। हमने टीम की भी व्यवस्था कर ली है। बस कुछ ही दिन में सारे के सारे लोग आ जाएंगे। उसके बाद आपकी नियमित कक्षाएं चलाएंगे हम। और कल से नहीं, कल कौन सा दिन है, शनिवार, शुक्र शनिवार, आज बुध गुरु शुक्र जो भी है, 1-2 दिन के बाद आपका सोमवार यानी खिचड़ी के बाद सोमवार से 16 तारीख से आपको करंट अफेयर के वीडियो भी हम देंगे। 16 तारीख से, आज 13 तारीख है,
कल 14, परसों 15, ठीक। 16 तारीख से सोमवार से हम आपको क्या करेंगे, करंट अफेयर का भी वीडियो देंगे। और करंट अफेयर का जो वीडियो होगा वो आपको सुबह 5 से 6 बजे के बीच में ही दे दिया जाएगा। और ये वाला जो वीडियो है, ज्योग्राफी वाला वीडियो, यह आपको मिलेगा रोजाना सुबह 9 बजे। टाइम अभी हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक। कब मिलेगा, रोजाना सुबह 9 बजे आपको वीडियो दे दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ठीक। रोजाना सुबह 9 बजे, या फिर अगर आपकी इच्छा हो कि किसी अन्य टाइम दिया जाए तो आप भी टाइम बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए। तो हाँ, मालवा पठार एमपी और राजस्थान में इसका विस्तार है, अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है ना। अगर कहें कि मालवा पठार का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण ज्वालामुखी की लावा से हुआ है। लावा का मतलब ज्वालामुखी का लावा। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा चित्र बना के बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये इस प्रकार से है ना, ये आपका भूभाग वाला हिस्सा है, ये नीचे से क्या होता है, इसमें से मान लीजिए ज्वालामुखी का लावा आ रहा है, जमीन का हिस्सा यहाँ पे क्या पाया भाई, कमजोर पाया, तो यहाँ से तोड़ के लावा निकलती है, ठीक है। तो आसपास वाले क्षेत्रों में क्या होती है, बिछ जाती है। और जब बिछती है भाई, ठीक, तो यहाँ पर मालवा वाले क्षेत्र में क्या हुआ है, यहाँ पर पठारी क्षेत्र बन गया है, ठीक है। और इसका निर्माण किससे हुआ है, लावा से, इसीलिए कहते हैं इसको मालवा का पठार। क्या कहते हैं भाई, मालवा का पठार। अगर ऐसे न समझ में आया, नहीं आए कि मालवा का पठार किससे निर्मित है, तो मालवा का पठार, ठीक। लावा यानी कि इसका निर्माण किससे हुआ है, लावा से हुआ है, ठीक। मालवा, ठीक, लावा तो इसके नाम में ही आ रहा है। क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा, जो मालवा का पठार है, यहाँ से चंबल नदी, बेतवा नदी, काली सिंध नदी इत्यादि नदियों का उद्गम होता है। कहाँ से भाई, मालवा पठार से ही। अभी जो मालवा पठार है इधर पे है, आपको पता है, यहाँ से चंबल, बेतवा, काली सिंध इत्यादि नदियों का उद्गम होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से, यहाँ उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी, ठीक, फिर यहीं से निकलती है यमुना नदी। ये जो मालवा पठार से चंबल, बेतवा और काली सिंध नदियाँ निकलती हैं, आकर के यमुना में मिलती हैं, यमुना में जाकर के मिलती हैं, जिससे हमको ये भी पता चलता है कि मालवा पठार का जो ढाल है उत्तर की तरफ। हालांकि मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार में कल ही बता दिया था कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग का ढाल किधर है, उत्तर की तरफ है, और दक्षिणी भाग का ढाल पश्चिम से पूरब की तरफ है। ये मैंने आपको बताया था, बेहतरीन तरीके से बताया था। क्लियर है। तो भाई कहाँ थे हम लोग, हाँ, यहाँ से चंबल, बेतवा, काली सिंध नदियों का उद्गम होता है। कहाँ से भाई, मालवा के पठार से। तो ये जो बेतवा नदी है, कौन सा भाई, बेतवा नदी, ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी है ना, ठीक। ध्यान रखिएगा, इस पर 3 बांध परियोजनाएं बनाई गई हैं, इस पर 3 बांध परियोजनाएं बनाई गई हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी बांध परियोजनाएं है ना। ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी पर है परीक्षा बांध परियोजना, परीक्षा बांध परियोजना, और है एक लक्ष्मी बाई बांध परियोजना, लक्ष्मी बाई बांध परियोजना, ठीक। और एक है माता टीला बांध परियोजना। कौन सा भाई, माता टीला बांध परियोजना, ठीक है। ध्यान रखिए, जो परीक्षा बांध परियोजना और लक्ष्मी बाई बांध परियोजना है, देखिए परीक्षा को लक्ष्मी से जोड़ लीजिएगा, और लक्ष्मी बाई अगर आ गई, इसका मतलब झांसी की रानी लक्ष्मी बाई। कहाँ की, झांसी की। अगर पूछा जाए कि परीक्षा बांध परियोजना और लक्ष्मी बाई बांध परियोजना कहाँ पर है भाई, तो झांसी जिले में है। और आपको पता है भाई झांसी जिला किस राज्य का जिला है भाई, उत्तर प्रदेश का है। अरे बोलो किसका, उत्तर प्रदेश का है। क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद बात करते हैं माता टीला बांध की। ये जो माता टीला बांध परियोजना है, यह भी बेतवा नदी पर ही है, लेकिन यह है ललितपुर जिले में है। किसमें भाई, ललितपुर जिले में है। कौन भाई, माता टीला बांध। माता टीला बांध भी बेतवा नदी पर ही है, लेकिन ललितपुर जिले में है। जबकि परीक्षा बांध परियोजना और लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस पर है, किस जिले में है, झांसी नदी पर, सॉरी झांसी जिले में बेतवा नदी पर है ना। ध्यान रखिएगा, ये जो परीक्षा बांध परियोजना है, अभी हाल ही में कई सारे परीक्षाओं में परीक्षा बांध परियोजना को पूछा गया है। इससे पहले माता टीला बांध परियोजना को खूब पूछा गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। और चंबल नदी जो है, चंबल नदी को भी ध्यान रखिएगा। चंबल नदी पर भी कई सारी परियोजनाएं, मैं यहाँ थोड़ा सा मिटाता हूँ, यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ। चंबल नदी, ध्यान दीजिएगा, चंबल नदी, चंबल नदी। अब चंबल नदी पर भी 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं, राणा सागर बांध, गांधी सागर बांध
परियोजना, राणा सागर बांध परियोजना, गांधी सागर बांध परियोजना और जवाहर सागर बांध परियोजना। क्या भाई? जवाहर सागर बांध परियोजना। ध्यान रखिएगा, ये जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी का तो हमने बताया कि बेतवा नदी पर 3 परियोजनाएं हैं, परीक्षा बांध परियोजना, लक्ष्मीबाई बांध परियोजना और माता टीला बांध परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में, और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। जबकि चंबल नदी पर भी 3 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? राणा सागर बांध परियोजना, गांधी सागर बांध परियोजना और जवाहर सागर बांध परियोजना। ठीक है, क्लियर। देखो दोस्तों, बांध परियोजनाओं से भी प्रश्न बनते हैं। हालांकि जब मैं नदी करवाऊंगा तो उसके बाद अलग से मैं बांध परियोजनाओं का अध्ययन मैं अलग से करवा दूंगा, मैं अलग से वीडियो दूंगा। लेकिन जो साथ में आते जा रहे हैं हमें उनको भी कवर करना है, हम उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, उनको कवर करते हुए चलेंगे। हम तब के लिए क्यों रुके? जो चीज़ हमको मिल जा रही है उसको कवर कर लेते हैं, जो चीज़ नहीं मिलेगा उसको बाद में आगे हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। क्लियर है? क्लियर कर लेंगे, कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक, अब बात करते हैं जो मालवा पठार है, इसको मध्य उच्च भूमि की संज्ञा दी गई है। किसकी भाई? मध्य उच्च भूमि की, यानी जिसको हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि कह ही रहे थे भाई, इसको क्या कर रहे हैं? केंद्रीय उच्च भूमि कहिए चाहे मध्य उच्च भूमि कहिए। तो इसमें मुख्य रूप से किसको कहा जाता है? मालवा पठार को कहा जाता है। केंद्रीय उच्च भूमि या मध्य उच्च भूमि मुख्य रूप से किसको कहा जाता है दोस्तों? मालवा पठार को ही कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हुआ आपका आज अरावली पर्वत श्रेणी और मालवा का पठार। कल हम लोग अध्ययन करेंगे बुंदेलखंड पठार, विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। ये तीनों देखिए, बुंदेलखंड पठार से कम प्रश्न रहता है, हालांकि कम क्या, लगभग समान रूप से रहता है, लेकिन विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इन दोनों से घमासान रूप से प्रश्न बनते हैं, है ना। आप चाहे कोई भी परीक्षा दीजिए, सभी परीक्षाओं में भूगोल से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट कर दिया करिए। आपका कमेंट ही हमारी ऊर्जा का स्रोत है, मैंने पहले ही बताया आपको। अगर आपका कमेंट आता है तो मुझे पता चलता है कि आप देख रहे हैं, और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है जो मुझे काम करने के लिए प्रेरित करती है। समझ रहे ना? तो दोस्तों, मिलते हैं कल। आज के लिए लेते हैं विदा, और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।